दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, एज यू नो दैट हमारा फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था। आज हमारी क्लास 4 होगी। ठीक है, और फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट चल रहा था आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है बच्चों, तो अब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था आवेश। आवेश के प्रकार मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं उनके। ठीक है, जिसने अभी तक वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आगे की उसके बाद समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे चार्ज करने के मेथड्स। 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बाद पढ़े थे कि जो आपका क्या होता है चार्ज करने के मेथड के बाद में एक पढ़े थे चालक अचालक क्या हो। ठीक है ना, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी, उनके एग्जांपल्स पढ़े थे हमने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे और आपका जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कूलाम का नियम। ठीक है, आपका टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? कूलाम का नियम। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। ठीक है बच्चों, कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम क्या होता है, चलो आज हम इसको बताते हैं आपको कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कूलाम। कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों? कूलाम एक क्या था? साइंटिस्ट था। ठीक है, साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या बताया, दो स्टैटिक स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है, वो किसने बताया? हमारा कूलाम ने बताया। ठीक है, कूलाम ने एक क्या दे दिया, एक नियम दे दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, उनके बीच में जो बल होगा, दो स्थिर विद्युत आवेश हो गए, दो स्थिर विद्युत आवेश है मान लिया, जैसे ये था एक। ठीक है, ये Q1 है, इस पे चार्ज, और इस पे चार्ज क्या है, Q2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या मान ली हमने, R है। तो इनके बीच में इस पे और इस पे, ठीक है, ये जो चार्ज है दो, ठीक है, इन दोनों चार्जों पर लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, या तो वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा उनका बल। ठीक है ना, सेम सेम चार्ज होंगे तो क्या होंगे, वे प्रतिकर्षित करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और किस इंटेंसिटी से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, वो फोर्स जो होगा, उस फोर्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो कूलाम के नियम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं बच्चों? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या हो गया, बीच लगने वाले विद्युत बल, लगने वाले विद्युत बल। और विद्युत बल में कौन सा भी हो सकता है, वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षित भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, विद्युत बल, विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल दोनों आवेशों के क्या होंगे, दोनों आवेशों के परिणामों परिमाणों, दोनों आवेशों के परिणामों, नामों भी लिख दो, नामों चल जाएगा वैसे। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नामों, परिणामों के क्या होंगे, गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के व उनके बीच उनके बीच की दूरी के, ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? दो दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो बल होगा, जो फोर्स होगा, वो किससे मेजर करते हैं हम? एक कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम ने हम वो नियम दिया था हमारा कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो बल होगा, या तो वो आकर्षित होगा, अगर विपरीत होंगे, अगर समान होंगे तो वो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, यानी कितनी तेजी से उनको आकर्षित करेगा, कितनी तेजी से प्रतिकर्षित करेगा, वो क्या नियम दिया था? कूलाम ने एक नियम दिया, जैसे हम बोलते हैं कूलाम का नियम। जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कूलाम का नियम। तो इसके अनुसार इसने क्या बताया था? अब इसने ये बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? देखो, जो हम बल को किससे डिनोट करते हैं? फोर्स। जो फोर्स के अनुसार उसने बताया कि बिंदु आवेशों के बीच के जो होगा हमारा, उनके दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आवेश कितना मान रखा है इन पे? Q1, और दूसरे कितना? Q2। तो इन Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया फोर्स। ठीक है, कंडीशन इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और दूसरी बात क्या बताई उसने? उनके बीच लगने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो फोर्स जो होगा, उनके बीच लगने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में हम उल्टा लेते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती में हम सीधा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की? ये क्या साइन होता है? ये क्या होता है? प्रोपोर्शन का साइन होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती का साइन होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, अगर ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 होगी, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को हम मिला देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, दोनों फोर्स के ही वे हैं, तो अगर हम दोनों को लगाएंगे तो दोनों हो जाएंगे हमारे Q1 Q2 बटे r²। Q1 Q2 बटे r², दोनों हमने मिला दी। ठीक है, Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा, r² नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बटे r²। F इक्वल टू K इंटू, जिसे K यहाँ पर क्या K क्या होता है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। जहां पर क्या K की वैल्यू क्या होगी आपकी? K को क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती नियतांक लिख सकते हैं। जहां पर क्या K क्या होगा? अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या होता है बच्चों? जहां पर K की वैल्यू K को बोलते क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, और इस K की वैल्यू होती है, क्या होती है इस K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू, क्या होती है वैल्यू? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये क्या होगी? K की वैल्यू होती है यहाँ पर। ठीक है, और इस K को हम क्या लिख सकते हैं? इस K की वैल्यू होती है F इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। ये जो होगा हमारा, ये होगा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की इंटेंसिटी या मात्रा ज्ञात करने में काम आता है ये फॉर्मूला हमारा। रुक जाओ। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? आपका फोर्स हो गया हमारे किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, बल। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये जो वैल्यू आई 1/4πε0, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी K की। ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? आपकी K की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0। अब इसमें एक वर्ड आ गया यहाँ पर एप्सिलॉन नोड। यहाँ पर क्या वर्ड आ गया है?
एप्सिलॉन नोड। तो इस एप्सिलॉन नोड को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस एप्सिलॉन नोड को क्या बोलते हैं? ये क्या होता है आपका? इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों? निर्वात की वैद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन नोड का मान कितना है, उसको बोलते कितना है? निर्वात, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोड। अच्छा, इस एप्सिलॉन नोड को की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको, अच्छा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसकी निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको आगे कर दो थोड़ा। ठीक है बच्चों, यहां से आगे हम चलते हैं। अब हम यहाँ पर एक वर्ड आया था, अभी बताएंगे, इसे स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, एक वर्ड आया है यहाँ पर एप्सिलॉन नोड। ठीक है, जहां पर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये के की वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया जहां पर इसे एप्सिलॉन नोड को क्या बोलते हैं? निर्वात की, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। अब ये क्या होती है? ठीक है, इसको हम वैल्यू क्या होती है, इसको निकालते कैसे हैं? ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन नोड कैसे निकलता है। ठीक है, कैसे इसकी वैल्यू हम निकालते हैं एप्सिलॉन नोड की। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोड जो होता है ये होती है निर्वात की, किसी भी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन नोड को इधर ले आओ, तो ये एप्सिलॉन नोड बराबर कितना होगा? 1/4 पाई इंटू के, 1/4 पाई इंटू के। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको इन सब की मल्टीप्लाई करके इसको सीधा कर देंगे तो एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻, कितनी बच्चों? 10⁻⁻12 कितनी हो जाएगी? जब इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, ये पावर माइनस में ऊपर पहुंच जाएगी -9 और कुछ यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो -12 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो होगी हमारी, अच्छा इसका मात्रक क्या होगा? कूलम स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर, इसका होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो होगा ये वैल्यू होगी हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नोड की वैल्यू। ये जो वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में कई जगह पूछी जाएगी, कई जगह यूज होगी कि एप्सिलॉन नोड की वैल्यू बताओ कितनी है, मतलब कैसे है, वहां पर वैल्यू रखनी पड़ेगी हमारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगी आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता की एप्सिलॉन नोड की वैल्यू। अब इसका हमारे फॉर्मूला भी आता है एक और, कि इसकी एप्सिलॉन नोड की वीमा बताओ क्या होती है। ठीक है, वीमा कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन नोड का वीमा? तो एप्सिलॉन नोड का जब हम फॉर्मूला निकाला था, अभी इसकी जो मात्रक निकाला था वो क्या था? इसका मात्रक था आपका क्या? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नोड का। और कूलम की जो वीमा थी हमारी, यानी ये जो कूलम है ये किसका? इसकी वीमा, ये आवेश है, आवेश, आवेश की जो वीमा थी वो क्या होती है? आवेश की वीमा क्या होती है बच्चों? AT। तो AT का स्क्वायर बटे न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल, बल की क्या वीमा होती है? बल की वीमा होती है MLT की -2, ये बल की वीमा होती है। और m क्या है इसमें? मीटर। ठीक है, दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है? L, लेंथ, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सबको हम ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो सबकी पावर क्या हो जाएंगी? माइनस में हो जाएंगे। तो m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1। ठीक है, अच्छा m के बाद MLT लिखते हैं ना, वो हमारे फॉर्म, वो जो होता है मेन फॉर्मूला। तो L कितने हो गए? 2 पावर यहाँ से, 1 पावर यहाँ से, L होगी 3,
तो ऊपर जाके होगी -3, ठीक है। MLT, टी की -2 है, ऊपर जाएगी तो प्लस के 2 हो जाएगी, टी की 2, ठीक है। अच्छा टी की 2 यहां पर भी है और टी की 2 यहां पर भी है, पावर 2 है ना, तो टी की पावर 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बच्चों? टी की पावर 4, यहाँ ये वाली ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएगी, और प्लस की 2 पहले से भी यहाँ, तो जब हम की मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो टी की पावर कितनी हो जाएंगी? 4। अब यहाँ कितना बचा? ए की पावर 2, 2 हो रही ना, बस और सब कुछ नहीं बचे। यही क्या हो जाएगा? इसका वी में सूत्र हो जाएगा, किसका? एप्सिलॉन नोड का वी में सूत्र हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। एप्सिलॉन नोड का क्या हो जाएगा? ये वी में सूत्र क्या हो जाएगा? m की -1, l की -3, t की 4, a की 2। निकालना सीखो, बहुत इजी है। देखो इसका फॉर्मूला ये था, इसका मात्रक याद हो जाएगा आपके भाई, जो बल का मात्रक निकल के आया था आपका, बल का मात्रक अभी अभी हमने निकाला था, उसमें k की वैल्यू क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो था बल का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब उसको जब हमने उल्टा कर दिया तो एप्सिलॉन का बन गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस ये याद रखना आपको। यहाँ से कूलम किसका? कूलम की विमा क्या हो? आवेश की विमा LT, अभी इससे पहले क्लास में हमने बताया था आपको, ठीक है। न्यूटन बल की मात्रा, बल की विमा क्या हो? MLT की -2, और मीटर क्या है? लेंथ में मेजर करते हैं तो L की 2, स्क्वायर और होता 2। अब इन सबको मिला दिया, ऊपर पूछा दिया, पावर नेगेटिव होगी इनकी, कुछ पॉजिटिव रह जाएंगे, ये क्या आ जाएगा आपका? वी में सूत्र किसका किसका हो जाएगा बच्चों? ये एप्सिलॉन का, ठीक है बच्चों। यहां तक नोट कर लीजिए इसको, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ये जो था हमारा कूलम का जो नियम था, अभी हम कूलम के नियम का तो चल रहे थे, कूलम के नियम के अंदर ही हमने के की वैल्यू पढ़ी, और फिर हमने पढ़ी इसकी क्या? एप्सिलॉन नोड की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, एक तो होता है हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है बच्चों, और एक क्या होता है आपका? निर्वात की विद्युतशीलता, एक होती है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम का प्रविद्युतांक। तो उससे हम क्या बोलते हैं? एक टॉपिक होता है हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता, एक पॉइंट होता है हमारा, टॉपिक होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कैसे निकालते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता, अब देखो, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच हमारा क्या है? सघन वायु है, यदि दो स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत विद्युत आवेशों के बीच का माध्यम, आवेशों के बीच का माध्यम, आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, तो तब बल कितना होगा? उनके बीच क्या होगा? बल, जिसे हम क्या डिनोट कर देंगे? एफ ए, अगर एयर है तो, ठीक है, एफ ए। तो एफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कंडीशन कब लगेगी? यदि उनके बीच में क्या हो, आपको उनके बीच में जो निर्वात जो हो, उनके दो विद्युत आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच क्या हो? निर्वात हो, ठीक है, या एयर हो। तो वहां पर एफ ए लगा दिया हमने फॉर्मूला, बल उनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यदि स्थिर आवेशों, बिंदु आवेशों का निर्वात या वायु, यदि दूसरी कंडीशन लेंगे, यदि स्थिर
बिंदु आवेशों के बीच बिंदु आवेशों के बीच निर्वात या वायु के स्थान पर या वायु के स्थान पर निर्वात या वायु के स्थान पर कोई पैराविद्युत पदार्थ हो, कोई पैराविद्युत पदार्थ हो, ठीक है। तब अच्छा, पैराविद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसी कंडीशन देखो, हमारे जो निर्वात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब जो है बिंदु आवेशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी, जब हम बल लगाएंगे तो उनके बीच में बल लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उनके बीच में कोई माध्यम रख देते हैं, जैसे ऑयल रख दिया उनके बीच में, दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दिया निर्वात, जैसे मोम रख दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में बल लगेगा, लेकिन कुछ अलग इंटेंसिटी से लगेगा, यानी कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? उनके बीच का जो माध्यम होगा, उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पैराविद्युत, ठीक है। उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पैराविद्युत। तो पदार्थ जैसे कागज, जैसे हमने पैराविद्युत पदार्थ जैसे मोम, ऑयल, ठीक है, ये अगर हम उनके बीच में रख दें तो कुछ या कुचालक आदि, या कुचालक आदि, यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, या कुछ, तो उनके बीच बल कितना होगा? तब बल कितना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बल को क्या लेट कर लेंगे? इस कंडीशन में हम बल को क्या लेट कर लेंगे बच्चों? एफ एम। इस कंडीशन में बल को क्या, में कोई मीडियम रख दिया हमने उनके वहां पर, तो एम एम इसलिए लगा दिया क्योंकि वहां पर मीडियम लगा दिया हमने कोई अलग से, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के, ठीक है। माध्यम का पैराविद्युतांक यहाँ पर के ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे जहां पर ये जो एप्सिलॉन नोड है, जहां एप्सिलॉन नोड इंटू के क्या है? ये एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब यहां पर अगर हम एफ एम निकालें, इसे हम लेट कर लेंगे एप्सिलॉन, इसे हमने क्या लेट कर लिया? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इंटू के को हमने क्या मान लिया? ओनली एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये क्या आ गया? हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा? ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा? समीकरण जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इन दोनों को आपस में क्या कर दो? डिवाइड दे दो, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम डिवाइड देंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, ये होगा एफ ए बटे नीचे क्या लिखा जाएगा? एफ एम बराबर, ऊपर लिखी जाएगी इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और फिर बड़े वाला बटे नीचे एफ एम की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड इंटू के था ना यहाँ पर, इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ओनली एप्सिलॉन, ना कि नोड, ठीक है। नोड का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और यहाँ पर नोड नहीं है तो वहां पर कोई माध्यम रखा उनके बीच में, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, Q1 Q2 से ये कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा? सिर्फ यहाँ पर बचा एप्सिलॉन नोड बटे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो बटे में था वो पहुंच जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो एफ ए बटे एफ एम बराबर कितना आ जाएगा आपका? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोड। क्या आ जाएगा बच्चों? एफ ए बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन इंटू बटे एप्सिलॉन नोड, ठीक है। और इस एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोड को हम क्या डिनोट कर देंगे?
एफ ए बटे एफ एम बराबर, इसको हम क्या लेट कर लेंगे बच्चों, ई आर, इस हम दोनों इनके रेशियो को हम क्या लेट कर लेंगे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जहां पर इस आर को क्या बोलते हैं, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, जहां पर ये क्या है, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है। आगे आप यही फॉर्मूला होता है हमारा किसका, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता का। टॉपिक क्या था हमारा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता का। तो यहां से हमारा डेफिनेशन निकल सकती है इसकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता की, कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होगी वो दो माध्यम में, जब निर्वात में था और जब माध्यम में कोई हमारा पैरावैद्युत रखा था, उनके बीच लगने वाले बलों के अनुपात के बराबर होता है हमारा क्या, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन से अगर आपको डेफिनेशन, जैसे डेरिवेशन निकल के आपका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनानी सीखिए आप लोग, ठीक है ना, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये क्या थी हमारी आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये निकल के कैसा आया, ये था किसका, फोर्स था निर्वात का, ये क्या था, मीडियम का, किसी मीडियम का बल था। तो उन दोनों के अनुपात को, उन दोनों के बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला आया था इसका, फॉर्मूला आया था आपका एफ ए बटे एफ एम या एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू क्या हो गया था, एप्सिलॉन आर, ठीक है। यानी इस डेफिनेशन, इन फॉर्मूले से ही हम अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन देखो बच्चों, इस फॉर्म इसकी आपेक्षिक माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं हम, निर्वात के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो ये क्या होगी आपकी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों, यू कैन नोट दिस नाउ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन, सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, तो क्या होता है बच्चों अध्यारोपण का, इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय या किसी निकाय में अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर, अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर क्या बन रहे हो, अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर कोई निकाय बना है, ठीक है, और उस पर क्या बन रहा है, भिन्न भिन्न पॉइंट पर, भिन्न भिन्न आवेश पर भिन्न भिन्न क्या लग रहा, अलग अलग बल लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है। तो उनका जो टोटल फोर्स होगा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो वी कैन से दैट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, यदि किसी निकाय में अनेक बिंदुओं पर किसी निकाय में अनेक बिंदुओं पर क्या लग रहे हैं, भिन्न भिन्न आवेश,
भिन्न भिन्न आवेश लगे हुए हैं या लग रहे हैं, लगे हुए हैं या उनसे मिलकर, भिन्न भिन्न आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर तब किसी एक आवेश पर क्या होगा, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा आवेशों के द्वारा क्या लगेगा, अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल, बल लगाए गए बल बलों का लगाए गए बलों का सदिश योग सदिश योग किसके बराबर होगा बच्चों, सदिश योग उनके बलों के सदिश योग के कुल लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, योग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।